मजबूरी में हमने इसको जहर भी चखते देखा है। आजादी के 70-72 साल के बाद में ये ड्रामेटिक आयरनी है, ये हमारी विडंबना है हिंदुस्तान की। ऐसी आजादी मिली तो ऐसी आजादी नहीं चाहिए क्या? मजबूरी में हमने इसको जहर भी चखते देखा है और खेती के कर्जे में बच्चे गिरवी रखते देखा है। अरे वो क्या जाने जून की आग में आपका जोश मेरे जोश से मिलता है, आपका गुस्सा मेरे गुस्से से मिलता है। तो अगली लाइन में दोनों हाथ ऊपर उठाकर अंबानी अडानी के वो जो बनाए हुए हैं, अंबानी अडानी की जितने भी गोदाम बनाए उन गोदामों तक आपकी तालियां पहुंचे कि आप हटाओ इनको। क्या कि मजबूरी में हमने इसको जहर भी चखते देखा है, खेती के कर्जे में बच्चे गिरवी रखते देखा है। अरे वो क्या जाने जून की आग में कैसे खेत में जलते हैं, दोनों हाथ उठाइएगा। वो क्या जाने जून की आग में कैसे खेत में जलते हैं, जो अंबानी और अडानी के संकेत पे चलते हैं, जो अंबानी और अडानी के संकेत है, जो अंबानी और अडानी के संकेत पे चलते हैं। खाक दशा बदलेंगे ये, खाक दशा बदलेंगे ये मोदी जी हिंदुस्तान के। देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की, देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की, देखो कैसी हालत कर दी किसान के, देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने, देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान के। और विडंबना देखना आजाद हिंदुस्तान की, इधर हुई बर्बाद फसल से मन में घोर निराशा है। और ये बंद मैं दिल्ली सरकार को समर्पित करता हूं। लिखते वक्त मैंने नहीं सोचा था कभी कि ये दिल्ली सरकार को समर्पित करना होगा कभी, क्योंकि एक दिल्ली ही ऐसा राज्य है जहां पर किसानों को 20,000 एकड़ और 50,000 हेक्टेयर का मुआवजा मिल जाता है और खुशी खुशी अपना अगला काम कर लेते हैं। सुनिएगा, ये देश की विडंबना पढ़ रहा हूं। इधर हुई बर्बाद फसल से मन में घोर निराशा है, उधर जवां होती बिटिया की खत्म हुई सब आशा है। इसी निराशा में अगले दिन वो फांसी पे लटकते हैं, आए दिन भगवंत मानवा पंजाब में देते हैं। इसी निराशा में अगले दिन वो फांसी पे लटकते हैं और सियासत के बाजार में कुछ दिन मोम पिघलते हैं। अरे माँ का हरण करे वो क्यों, अरे माँ का हरण करे वो क्यों, सोचेगा कन्यादान की। देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की, देखो कैसी हालत कर दी की, देखो कैसी हालत कर दी इन लोगों ने किसान की। तो आखिरी में इस गीत के अंत में एक चीज कहना हम बार बार करें कि जय जवान और जय किसान। तो अब मैं जो कहने जा रहा हूं कि शायद हमारी कहीं गलती थी, 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की कहीं छोटी सी गलती थी। क्या गलती थी सुनना, कि लाल बहादुर और शहीदों के अरमान जला बैठे, लाल बहादुर भगत सिंह के हम अरमान जला बैठे। क्योंकि अगली लाइन में वैसे ही जोरदार पांडाल गुंजा देना कि सही कह रहा हूं, एक एक हाथ खाली ना रहे। जो इन लोगों ने अपनी डीपी लगाई थी ना, फर्जी राष्ट्रवादियों ने जो अपनी डीपी लगाई थी, इसलिए कि मैं कह रहा हूं वो शब्द लिखा था डीपी के ऊपर। अब एक एक लाइन, एक एक हाथ खामोश ना सुनना, कि लाल बहादुर भगत सिंह के हम अरमान जला बैठे, क्योंकि
हम ही चौकीदार को यारों जागीरदार बना बैठे। लाल बहादुर, अच्छा मेरी बात किस किस को अच्छी लगी दोनों हाथ उठा के बताइए, दोनों हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ, ठीक है, दोनों हाथ और ताली बजाना शुरू कीजिए। लाल बहादुर भगत सिंह के हम अरमान, लाल बहादुर। इस पूरे गीत का सार यह है कि आदम गोंडवी जी का शेर है, इस पूरे गीत का सार इस आदम गोंडवी जी का शेर में है कि नदी के घाट पर जाकर ये मोदी के लोग बस जाए तो प्यासे होठ एक एक बूंद पानी को तरस जाए, और गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती वरना सबके सब बादल इनके खेतों में बरस जाए। ये पूरे गीत का सार है। इसलिए आपसे आखिरी में एक बंद कह करके मैं अपना स्थान लेता हूं, क्योंकि मैंने बिना माइक के 2 मिनट बोला है, तो माइक आने के बाद में बोनस का 1 मिनट और बोलना चाहता हूं। और एक बार ताली बजा के बताओ कि मेरी बात आपके समझ में आई है। आखिरी में अगर सरकार किसानों की बात नहीं मानती है, तीनों दिनों को वापस नहीं लेती है, तो मैं तमाम देश के किसानों की तरफ से एक बात यह कहना चाहता हूं, जो कभी जंतर मंतर पे बोला था, जब अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और गोपाल राय जी तीनों वहां अनशन कर रहे थे और इनके अनशन के साथ वहां तमाम देश अनशन कर रहा था, आज वही सीन मुझे यहां नजर आ रहा है। तब आपके बीच में कहता हूं कि मजबूर को दिखा के आंख ये मोदी जी कहे काम हो जाएगा कि बंगले पे चेक दो, और चेक या नकद का जुगाड़ नहीं हो पाए तो किसी रेपुटेड नेताजी का लाके जेक दो। तो ऐसे में तो लगता है सारे भ्रष्टाचारियों को तिहाड़ की जेल में ले जाके यार फेंक दो। अगली लाइन में पूरा पांडाल गुंजाते मुझे आज्ञा देना कि ऐसे में तो लगता है सारे भ्रष्टाचारियों को तिहाड़ की जेल में ले जाके यार फेंक दो, और मांग सरकार अन्नदाता की जो न माने तो सरकार को ही जड़ से उखाड़ फेंक दो। मांग सर इंकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय जवान। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल भाई। साथियों, अभी हम लोग जितने साथी यहां उपवास में शामिल हैं, घड़ी का टाइम देख करके अभी हमने अपनी बातों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से अपनी बात रखी है। हम सभी लोग जो भी बैठे हैं, जो खड़े हैं खड़े रहेंगे, बैठे हैं बैठे रहेंगे। 10 मिनट हम लोग मौन होकर के प्रार्थना करेंगे कि इस अहंकारी सरकार को सद्बुद्धि दे और किसानों की बात मांगे। तो जो बैठे हैं बैठे रहेंगे, खड़े हैं खड़े रहेंगे। 10 मिनट हम मौन रहेंगे। भारत माता की इनकलाब इनकलाब इनकलाब। साथियों, हम सब यहां किसानों के समर्थन में उपवास पर बैठे हैं। हमारे नेता आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी अपने घर पर अनशन कर रहे हैं। हम सबसे मिलने वो 4 बजे हमारे बीच आ रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा, लक्ष्मी नगर से हमारे विधायक रहे साथी नितिन त्यागी जी से कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए नितिन भाई का। भारत माता की। अभी तो समय है, 3-4 घंटे बचे हैं। ऊर्जा बनाए रखें। एक बार फिर से हाथ ऊपर उठा के भारत माता की इनकलाब इनकलाब। और जिन लोगों ने मास्क उतारा है मेरे अलावा, वो सब लगा लें। सभी को नमस्कार। हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारी ऊर्जा के स्रोत अरविंद केजरीवाल जी अपने घर पे उपवास में हैं और हम सब उनके साथ किसानों के समर्थन में यहां उपवास पे हैं। और उपवास करते हुए ये प्रार्थना जरूर करनी है कि किसानों जो हैं, हमारे किसान भाई जो हैं, उनकी हिम्मत बंधी रहे और जो केंद्र में सरकार बैठी है उसे सद्बुद्धि जरूर मिले। केंद्र की सरकार को समझ में आ रहा है कि वो अभी फंस गई है, कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है और वो गड़बड़ पकड़ी गई है।
इसलिए लोगों को बरगलाने की कोशिश हो रही है, इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। कभी किसानों को कुछ बोल के बुलाया जाता है, कभी नक्सली बोलते हैं, कभी खालिस्तानी बोलते हैं, कभी कुछ, और इस दर्जे पे उतर गए हैं, निचले दर्जे पे, कि किसानों को बोलते हैं कि ये तो पिज्जा खा रहे हैं, इन पे इतना पैसा कहां से आ रहा है, तो क्या भीख मांगेंगे किसान वहां पे? जब यही लोग लॉकडाउन के दौरान लोगों की सेवा करते हुए लंगर बांट रहे थे, तब तो बड़ी भीड़ थपथपा रहे थे उनकी, क्योंकि खुद से कुछ नहीं हो रहा था। आज जब किसानों को वो लोग खाना खिला रहे हैं तो बुरे हो गए हैं, नक्सली हो गए हैं, विदेशी ताकतें बन गए हैं वही लोग। कमी क्या छुपा रहे हैं, बदनाम कैसे कर रहे हैं? कह रहे एपीएमसी में बड़ी कमियां हैं, बहुत गड़बड़ होती है, इस वजह से हम इसको बदलना चाहते हैं। अरे कमियां और गड़बड़ी तो यहां के दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भी थी, तो क्या सरकारी स्कूल बेच दिए मनीष सिसोदिया जी ने, या उन्हें सुधारो? तुम केंद्र में बैठे हो, तुमको जनता ने चुना है, 300 से ज्यादा तुम्हारे सांसद आए हैं, तुम एपीएमसी को सुधारो, वहां जो गड़बड़ हो रही है उसको सुधारो। अगर तुम्हें पता है वहां गड़बड़ हो रही है और उसके बाद भी गड़बड़ हो रही है तो तुम भी मिले हुए हो। एसी कमरे में बैठ के उद्योगपतियों के साथ मिलकर कानून पास करने से किसान कैसे खुश होगा? उससे तो उद्योगपति खुश होगा। किसानों के साथ उनके खेत में बैठ के अगर तुमने कानून बनाए होते तो आज किसान तुम पे उंगली नहीं उठाता। उद्योगपतियों के हाथ किसानों को बेचना चाहते हो, गिरवी रखना चाहते हो, और अगर वो नहीं गिरवी रहना चाहते, अगर वो नहीं बिकना चाहते तो उन्हें गद्दार कहते हो, उन्हें षड्यंत्रकारी कहते हो, उन्हें देशद्रोही कहते हो। कल जब वोट मांगने जाओगे फिर क्या कहोगे? या इतना कॉन्फिडेंस है पैसे पे, इन पूंजीपतियों के पैसे पे इतना कॉन्फिडेंस है, तो इन्हें भी याद दिलाना चाहता हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करी थी, शहनाज भाई ने भी करी थी, सोमनाथ भाई ने भी की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारी बन के आए थे, यहां पे बड़े सारे छोटे छोटे देश थे, रियासतें थी, उनके राजाओं को लाके गिफ्ट दिए, उनको टैक्सेस में अलग अलग तरीके से लोभावने सपने दिखाए, सब कुछ किया, उनको अपनी तरफ मिलाया और उनसे गलत तरीके से कानून बनवाए, और यहां के किसानों के ऊपर राजा बन के बैठ गई ईस्ट इंडिया कंपनी। और जब वो इतने ताकतवर हो गए कि उन रियासतदारों को भी उन छोटे छोटे राजाओं को हराने लायक हो गए, तो उन्हें हरा लिया और धीरे धीरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। अगर यही हुआ तो पूंजीपतियों के हाथ में देश चला जाएगा। आज जो भी सिस्टम में खराबी हो, सिस्टम को सुधारने का मौका दिया है। अगर कांग्रेस को गालियां दे दे कि तुम केंद्र की सत्ता में आए हो, कांग्रेस की कमियों के ऊपर केंद्र की सत्ता में आए हो, तो उन कमियों को ठीक करो। यह थोड़ी है कि जिनके पैसा लेके तुम आए थे, आज बाकी सबसे जिनसे वोट लेके आए उन्हें खत्म कर दोगे उनके नाम पे। ये बातें याद रखिए, किस वजह से कानून में कमियां हैं इसको याद रखिए। ये आप सब जो यहां पे आए हो आज सिर्फ उपवास नहीं, इन चीजों को अपने दिमाग में डालो, क्योंकि ये लोग पूरे के पूरे आंदोलन को बदनाम करेंगे। तब हमें जो पता होगा, अगर हमारी नॉलेज पूरी होगी, हमारी जानकारी पूरी होगी, तो ही हम हर गली में, हर मोहल्ले में, हर नुक्कड़ पे जाके लोगों को कह सकेंगे कि ये केंद्र में बैठे हुए लोग झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई कुछ और है। भीख मांगने नहीं आए किसान, हक मांगने आए हैं, और हक वो लेके रहेंगे, और जब तक उनका हक नहीं मिल जाता उनके साथ हम खड़े रहेंगे। खड़े रहेंगे कि नहीं खड़े रहेंगे? खड़े रहेंगे ना। हमारी ऊर्जा 5 बजे तक बनी रहेगी ना। जो साथी खड़े हैं उनसे भी अनुरोध है, वो आइए बैठ जाएं यहां पे। कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं, आइए, फोटो वोटो बाद में हो जाएंगी, पर सब लोग साथ में बैठ के इस उपवास को, सामूहिक उपवास है, साथ में रह के उपवास करते हैं इसको, और ये प्रण लेते हैं कि हम लोगों से यथासंभव प्रयास करेंगे कि किसान भाइयों को जो भी कठिनाई हो दिल्ली में,
हम उनकी मदद करेंगे। बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने सिंधु बॉर्डर पे, जिनके साथ में गया था वहां लोगों की मदद करी। हम लोगों ने काफी सेवादार बनके हम लोग गए थे। बहुत सारे साथी गाजीपुर बॉर्डर पे, जिन्हें कोई नहीं दिखा रहा, गाजीपुर बॉर्डर पे लगे हैं। हेल्थ कैंप वहां पे खोल रखे हैं, वहां पे अपने पास से फॉगिंग करवा रहे हैं, सैनिटाइज करवा रहे हैं। कुलदीप भाई बैठे होंगे वहां पे, कुलदीप भाई लगे रहते हैं वहां पे। कोंडली से विधायक है हमारे, बार बार वहां की बिजली उड़ा दी जाती है, उसी में लगे रहते हैं आधे दिन तो बिजली उनकी वापस जुड़ाने में। किस तरीके से उनको परेशान कर रहे हैं। जैसे अभी आप देख रहे थे बाहर गाड़ियां खड़ी हैं तो डिस्टर्ब करने के लिए वो गाड़ियों को उठाने की धमकी दे रही है ना पुलिस वाले, जैसे हमारे विधायकों को उठा के ले गए थे और जैसे उनके पार्षदों को बिठा के रखा हुआ है। ये सब मिले हुए हैं। तो इन सब के बावजूद हमें किसानों से मिले रहना। अगर अरविंद केजरीवाल जी ने किसानों का हाथ थामा है ना, तो उस हाथ को छूटने नहीं देना है, उन्हें कमजोर नहीं पड़ने देना है, उनकी हिम्मत और हौसला बने रहना है। सिर्फ इतना साथ ही तो मांग रहे हैं किसान। तो हम लोग सब उनका साथ देंगे, अरविंद केजरीवाल के पीछे चलेंगे, अपना उपवास करते हुए ये प्रार्थना करेंगे कि केंद्र सरकार जागे, उनकी मांगों को सुने, उन्हें समझे और किसानों के हक में फैसला ले। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन भाई। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा कुंडली के हमारे विधायक कुलदीप भाई से कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें कुलदीप भाई का। धन्यवाद आदिल भाई। भारत माता की, भारत माता की। आज इस सामूहिक उपवास में उपस्थित, मंच पर उपस्थित दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, शिक्षा क्रांति के जनक माननीय मनीष सिसोदिया जी, कैबिनेट मिनिस्टर और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय गोपाल राय जी, संसद में किसानों की बुलंद आवाज आदरणीय संजय सिंह जी, तो मंच पर उपस्थित हमारे सभी कैबिनेट मिनिस्टर, सभी सांसद, सभी विधायक, सभी पार्षद और सामने बैठे हुए क्रांतिकारी साथियों, आज हम सब यहां इकट्ठा हुए हैं किसानों के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सामूहिक उपवास का आह्वान किया है, उसके लिए आज हम सब लोग यहां इस मंच पर उपस्थित हुए हैं। साथियों, ये सरकार जो भाजपा की बैठी हुई है केंद्र में, ये आई थी किसानों की आय दुगनी करने के नाम पर। इन्होंने कहा था हम किसानों की आय को दुगनी करेंगे, लेकिन ये सरकार एक काम में लग गई कि अंबानी और अडानी की आय कैसे दुगनी करेगी। ये सरकार इस काम में लग गई। इस सरकार को जनता ने जिस लिए मैंडेट दिया था, जिसलिए चुना था, उस काम को ना करके ये सरकार इस देश में जो जो आंदोलन आज तक हुए, जब दलितों ने आंदोलन किया तो इस सरकार ने लठ के दम पे उस आंदोलन को दबाया। जब छात्रों ने आंदोलन किया, इस सरकार ने लठ के दम पे उस आंदोलन को दबाया। आज जब किसान आंदोलन कर रहे हैं तो ये सरकार सोचती है कि किसानों का आंदोलन भी ये लठ के दम पे दबा लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पहले दिन से, जिस दिन से बिल राज्यसभा के अंदर आया, लोकसभा के अंदर आया, आदरणीय संजय सिंह जी में बैठे हुए हमारे राज्यसभा सांसद है, पहले दिन, उसी दिन जिस दिन ये बिल आया था, उस राज्यसभा का माइक तोड़कर यह साबित कर दिया था कि यह बिल जो है किसानों के विरोध का बिल है। ये किसान वो काला कानून का बिल है जिसको आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उस पहले दिन से इस बिल का विरोध शुरू किया। आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने इस बिल का विरोध शुरू किया। मैं कहता हूं, अगर ये सरकार जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है, जो अंबानी और अडानी की सरकार है, अगर इस सरकार को समझ में आ जाता कि देश के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो जो बातें कही हैं वो सारी बातें सच साबित हुई हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार, आज जो किसान यहां धरने पर बैठे हुए हैं, ये किसान नहीं बैठे होते और तीनों काले कानून वापस हो जाते।
तो इस कानून को वापस लेने के लिए पहले दिन से आम आदमी पार्टी के सिपाही, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। ये सरकार कोशिश करती है कैसे भी लठ के दम पे, डंडे के दम पे इनके आंदोलन को दबाया जाए। अब नितिन भाई बता रहे थे कि गाजीपुर बॉर्डर पे हमारा लगातार गाजीपुर बॉर्डर पे जाना होता है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली देश के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हम लोगों के लिए, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो दिन रात सेवा में लगे हुए हैं, वो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। जब हमारे वाटर टैंकर जाते हैं, सिंधु बॉर्डर पे जाते हैं, हमारे गाजीपुर बॉर्डर पे जाते हैं, हमारे टैंकरों को रोक दिया जाता है। किस लिए रोका जाता है? ताकि किसानों को पानी ना मिल पाए और किसान आंदोलन खत्म कर दे। किसान पूरे देश को अन्न खिला रहा है, किसान पूरे देश को पानी पिला रहा है। मुझे लगता है कि हम तो एक दिन का उपवास कर रहे हैं, किसान तो एक एक महीने तक भूखे रह सकते हैं। तो किस तरह से हमारे आंदोलन को रोकने के लिए, किसानों के इस आंदोलन को रोकने के लिए ये सरकार पूरी तानाशाही पे अड़ी हुई है। ये सरकार चाहती है कि कैसे भी इस आंदोलन को खत्म किया जाए, और उस आंदोलन खत्म करने के लिए जब माननीय मुख्यमंत्री जी जाते हैं, देश के एकमात्र मुख्यमंत्री जो किसानों के बीच में जाते हैं ये देखने के लिए कि किसान जो दिल्ली आए हुए हैं, क्या उनको समय से हमारे वाटर टैंकर, हमारे टॉयलेट में लग पा रहे हैं या नहीं लग पा रहे हैं। बहुत देश में मुख्यमंत्री ने किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो बाहर निकल पाता। देश के इकलौते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बाहर निकलते हैं, उनके बीच में जाते हैं, लेकिन इस सरकार को यह बात हजम नहीं होती। इस सरकार को यह बात हजम नहीं होती कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कैसे किसानों की सेवा में जा सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। वो अगले दिन ही मुख्यमंत्री जी को अपने भाजपा के जो 3 चोर मेयर हैं उनके द्वारा उनको घर के बाहर बैठा के, जो दिल्ली के लोगों का पैसा खा के बैठे हुए हैं, जो दिल्ली के लोगों की काड़ी कमाई का पैसा खा के बैठे हुए हैं, उनको बाहर ले जाके बैठा देते हैं और मुख्यमंत्री को हाउस अरेस्ट कराने का काम करते हैं। अगर किसान की आवाज उठाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को हाउस अरेस्ट भी रहना पड़े, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता को अगर जेल भी जाना पड़े, तो हम सब तैयार है ना? हम सब तैयार है, माने हम सब लोग तैयार हैं कि अगर हमको भी जेल जाना पड़े, अगर ये हमको भी अरेस्ट करवा दे। जब हम कल विधायक जाते हैं यहां से और हम कहते हैं कि हम गृह मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि जो 2500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है उसकी जांच सीबीआई से होगी या नहीं होगी, तो ये घर भेज के अपने बाबा योगी जी की जो पूरी प्लानिंग होती है ना, अमित शाह जी तो उसमें एक्सपर्ट है, आपको पता है, तड़ी पारों की सरकार चल रही है, वो हमें अरेस्ट करवा देते हैं, वो हम लोगों को घर के अंदर अरेस्ट करवा देते हैं ताकि हम गृह मंत्री से सवाल न कर पाए, ताकि हम देश के गृह मंत्री से पूछ ना पाए कि जो दिल्ली के लोगों की गाड़ी कमाई थी, जो दिल्ली के लोगों का पैसा था, जो आप लोगों ने दिल्ली के लोगों का पैसा इकट्ठा किया था, उस गाड़ी कमाई को तुम्हारे पार्षद खा गए। उन पार्षदों से उसकी वाई कब होगी, उसकी वापसी कब होगी? लेकिन साथियों, ये मुद्दों को दबाने के लिए, इस किसान आंदोलन को दबाने के लिए ये सरकार पूरी तरह से तैयार बैठी हुई है। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी, जब इन लोगों ने कहा कि दिल्ली के 9 स्टेडियम को आप जेल बनाने की जगह दे दो, तो देश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये साफ कह दिया, ये स्पष्ट कह दिया कि हम दिल्ली में 1 इंच जगह नहीं देंगे इनके जेल बनाने के लिए। हम किसानों की सेवा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप पानी मांगो, पानी देंगे, आप टैंकर मांगो, टैंकर देंगे, आप टॉयलेट मांगो, टॉयलेट देंगे, हम सब कुछ देंगे। लेकिन अगर हमसे जेल बनाने के लिए जमीन मांगोगे, हम एक जमीन आपको देने वाले नहीं है। तो हम सलाम करते हैं ऐसे मुख्यमंत्री को। हमें गर्व है कि हम उस पार्टी के मेंबर हैं, हम उस पार्टी के सदस्य हैं जिस पार्टी की हमेशा किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ हमेशा पूरी जिम्मेदारी के साथ खड़ी रहती है और कंधे से कंधा मिलाकर उस लड़ाई को लड़ने का काम करती है। हम ऐसी आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, हम ऐसी आम आदमी पार्टी के मेंबर हैं। इस बात का हमें गर्व है साथियों। तो मुझे इस बात को रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आदिल भाई का मुझे मौका दिया। एक दिन नारा लगाएंगे, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, काला कानून धोखा है, काला कानून धोखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप भाई। निश्चित तौर पर हम सारे लोग नेतृत्व में चल रहा है। मुख्यमंत्री जी अपने घर पर उपवास कर रहे हैं और हम सबके बीच 4 बजे हम सबसे बात करने, हम सबको संबोधित करने हमारे बीच में आ रहे हैं। मैं सलाम करना चाहता हूं आम आदमी पार्टी के सिपाहियों को, आम आदमी पार्टी के नेताओं को जो सुबह 10 बजे से लगातार यहां बैठे हैं। एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजा लीजिए। जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए। भारत माता की इनकलाब,
जय जवान, जय जवान, जय जवान। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। किसानों की मांगे लागू करो, किसानों की मांगे लागू करो। इनकलाब, इनकलाब। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा रोहतास नगर से विधायक रही बहन सरिता सिंह जी को कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। सरिता सिंह जी। भारत माता की। सबके हाथ बिल्कुल मुट्ठी बंद करके आसमान को छूने चाहिए। हमारी ये आवाज आज सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर तक जानी चाहिए कि आम आदमी पार्टी का आईटीओ कार्यालय आज पूरी तरह से उनके समर्थन में 1 दिवसीय उपवास में है। हाथ मुट्ठी बंद करके भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब। किसान एकता, किसान एकता। जय जवान, जय जवान। काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। किसानों की मांगे पूरी करो, किसानों की मांगे पूरी करो। देश का किसान जिंदाबाद, देश का किसान जिंदाबाद। आदरणीय मनीष भाई, संजय भाई, मेरे कैबिनेट, दिल्ली सरकार के कैबिनेट के सारे मंत्री, मेरे विधायक भाई, मेरी बहनें, निगम पार्षद, मेरे सारे कार्यकर्ता भाई, पदाधिकारी, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय हिंद। आज हम सभी लोग यहाँ पे देश के किसान के समर्थन पे 1 दिवसीय उपवास में बैठे हैं, पर हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हम क्यों बैठे हैं। इतने देर से मनीष भाई ने, हमारे सारे लीडर्स ने हमारे बीच ये बात रखी कि ये जो देश में 3 बिल किसानों के विरोध में जो लाया गया, हम सब लोग उसके विरोध में हैं। हम सब लोग उसके विरोध में आज अपनी आवाज को किसानों के समर्थन में बुलंद कर रहे हैं। पर आज बैठा यहाँ एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का। हमें गर्व होना चाहिए अपनी लीडरशिप पे, अपने नेता अरविंद केजरीवाल पे, हमारे माननीय सांसद संजय सिंह पे, हमारे माननीय सांसद भगवंत मान पे, कि ये जब ये काला कानून संसद में पास हो रहा था तो हमारे नेता वहां छूटे हैं। एक किसान की बेटी हूं, एक किसान की बहू हूं, चंदौली जिले में ब्याही हूं। उसको, चंदौली को राइस बाउल कहा जाता है। जब बाढ़ से, जब सूखे से हमारे देश के किसान परेशान होते हैं, इस केंद्र की अंधी बहरी सरकार को यह समझ नहीं आता कि उसको मुआवजा कैसे दे, ये समझ नहीं आता कि मुआवजा कितना दे। 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए का मुआवजा देके हमारे देश के किसानों को अपमानित किया जाता है। और वही तीनों किसान विरोधी बिल को लाके केंद्र सरकार ये बताना चाहती है कि हम किसान के फेवर में हैं, हम किसान के पक्ष में कोई काम कर रहे हैं। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसान कह रहे हैं कि जी हमें कोई मदद की जरूरत नहीं है, हमें किसी बिल की जरूरत नहीं है, हम जी लेंगे जी, हम अपने बंजर जमीन से भी अनाज उपजा लेंगे। पर केंद्र सरकार जबरन, जबरदस्ती उन पे ये बिल थोपना चाहती है। और क्यों थोपना चाहती है? हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी बार बार ये बात कहते हैं कि हम जिनके पैसों से चुनाव लड़ते हैं, हम उसके प्रति वफादार होते हैं। जब नरेंद्र मोदी ने अंबानी अडानी के पैसे से चुनाव लड़ा है, तो वो किसानों के प्रति वफादार कैसे हो सकता है? आज ये सच्चाई है। आज ये देश, चाहे किसानों की बात करे, चाहे किसी और की बात करे, पूरी की पूरी तरह पूंजीपतियों को बेचा जा रहा है, कॉर्पोरेट्स को बेचा जा रहा है, अंबानी अडानी को गिफ्ट के बतौर दिया जा रहा है। पर हमें गर्व है कि हम उस पार्टी का हिस्सा हैं, हम उस पार्टी के सिपाही हैं। हमारा नेता भरे मंच में ये कहता है जी सिंगू बॉर्डर जाना, पर टोपी लगा के मत जाना, पटके पहन के मत जाना,
ये मत कहना कि हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जी हम सेवादार हैं और सेवा करने आए हैं। हम सेवादार हैं जी, हम सेवा करना चाहते हैं। आज पूरी की पूरी दिल्ली सरकार किसानों के, हमारी औकात ही नहीं है जी हम उनकी मदद कर दें। वो देश के किसान है, वो हमारा पेट भरते हैं। हम जो कर्ज इस देश पे किसानों का है, आज ये मौका है कि ये देश के लोग उस कर्ज को वापस करें, उस कर्ज को चुकाएं। और हमारी सरकार, हमारा नेतृत्व, आज गर्व की बात है हमारे लिए कि पहली पंक्ति में पूरे देश में बहुत मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश में बहुत उप मुख्यमंत्री हैं, पूरे देश में कईयों सांसद हैं, पर हमें गर्व है। और इसीलिए आज शायद हम लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे लीडर्स आज इस लड़ाई को पंक्ति की पहली लाइन में खड़े होकर लड़ रहे हैं, किसानों के साथ खड़े होकर लड़ रहे हैं। और आज हमें इस बात का गर्व है। हम सब लोग जिस दिन से ये बिल लागू हुआ, जिस दिन से ये बिल पारित हुआ, उसी दिन से लगातार आम आदमी पार्टी इस बिल का विरोध करती आई है। तभी शायद आज हमारे सभी कार्यकर्ता को ये पता है कि एमएसपी क्या होता है। अगर एमएसपी उस बिल में नहीं लिखा हुआ है तो वो क्यों गलत है, सबको ये पता है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि अगर हम किसी भी चीज को जमा करते हैं तो वो क्राइम है, तो क्या हम लोग ये तैयार हैं कि जब आज के 1 साल बाद जो प्याज, जो आलू हम 50-25 रुपए में खरीदते हैं, वो 200 रुपए किलो मिले? उन लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क तो इस देश के आम नागरिक को पड़ने वाला है इस काले कानून के आने से। और आज मुझे गर्व है कि जब किसानों ने, जब हमारे किसान भाइयों ने एक दिवसीय उपवास का फैसला लिया, तो हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने इस पे बिल्कुल पहल करते हुए उनके साथ समर्थन देने का वादा किया। और आज हम सब लोग यहाँ पे एक सामूहिक उपवास में बैठे हैं। और मैं आपसे भी बता देना चाहती हूँ, हमारी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स यहाँ बैठे हैं, जिस तरीके से आप लोगों ने सेवा करने की उम्मीद कार्यकर्ताओं से करी थी, आज आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो सिंघू बॉर्डर हो, चाहे वो टिकरी बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, वहां पे जाता है, किसान की सेवा करता है। और जब किसान उनसे पूछता है जी कौन हो आप, तो वो कहता है जी हम केजरीवाल के सेवादार हैं, हम सेवा करने आए हैं। और आज किसान इस बात को मानता है कि पूरे देश में अगर कोई एक व्यक्ति, अगर कोई एक पार्टी जो उनकी आवाज को पूरी तरह से सड़क से लेकर संसद तक मजबूत कर रहा है, तो वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। आप सभी लोगों को इस लड़ाई को लंबा लड़ना है। ये बहुत ही घमंडी, गूंगी तो नहीं, बहरी सरकार है जिसको कुछ समझ नहीं आता। उनको अपने घमंड के आगे कुछ समझ नहीं आता, उनको कुछ नहीं दिखता। उनको ये पता है कि आज देश में इतने सांसद हैं कि वे कोई भी कानून बना ले, कोई भी कानून गिरा ले, पर अंत तो किसी भी घमंड का होता है। और आज उन्होंने देश के अन्नदाताओं के पेट को, देश के अन्नदाताओं को छेड़ा है, देश के किसानों ने छेड़ा है। वही किसान, उन्हीं किसानों ने इनको अपना पूरा समर्थन दे के देश का प्रधानमंत्री बनाया था। आज उसी किसानों के सामने उनके विरोध में खड़े हैं, तो ये बात पक्की है कि इस बार देश का किसान, देश का विद्यार्थी, देश की लड़की, देश का हर व्यक्ति जिनके खिलाफ ये कानून है, जिनके खिलाफ वो काम कर रहे हैं, इस बार वो सब लोग नरेंद्र मोदी जी, केंद्र में बैठी हुई सरकार के घमंडी तानाशाही रवैये के खिलाफ अपनी आवाज जरूर बुलंद करेगी। आप सभी लोगों को इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से बोलेंगे, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आप लोग लगाएंगे, भारत माता की इंकलाब, इंकलाब, जय जवान, जय जवान। मंच पर आसीन दिल्ली के माननीय उप मुख्यमंत्री भाई मनीष सिसोदिया जी, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष
कैबिनेट मंत्री भाई गोपाल राय जी, दिल्ली सरकार के हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, सभी हमारे पार्षद, सभी हमारे कार्यकर्ता साथी, प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, मेन बॉडी के पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता, आप सबको नमन करता हूं, वंदन करता हूं। इस किसान आंदोलन में उपवास रखने के लिए आप सबको बधाई देता हूं, सर झुका के सलाम करता हूं। साथियों, आज 19वां दिन हो गया किसान आंदोलन का, और आपको याद होगा कि जब एक काला कानून देश की संसद में आया था तो इस काले कानून के खिलाफ सबसे पहले देश की संसद में आम आदमी पार्टी ने आवाज उठाई थी और कहा था यह काला कानून फाड़कर फेंक देना चाहिए, यह किसानों के खिलाफ। और उस समय मैंने संसद के अंदर माइक तोड़ा था, मुझे निलंबित भी किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता ऊपर से लेकर नीचे तक रो रहे थे, अरे माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया, माइक तोड़ दिया। मैं पूछना चाहता हूं भाजपाइयों, मैंने इस काले कानून के खिलाफ संसद में माइक तोड़ा तो मुझे निलंबित किया तुमने। आज तुम किसानों की हड्डियां तोड़ रहे हो, तुम्हें निलंबित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताओ। तुम्हारा भी तो निलंबन होना चाहिए। 80 साल के बूढ़े आदमी की आंख फोड़ दे रहे हो, आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हो, लाठियों से बर्बरता पूर्वक पीट रहे हो, नेशनल हाईवे को खुदवा दे रहे हो, 302 के 307 के मुकदमे लिख रहे हो, और तो और बिल्कुल ठीक कहा छोटी बहन सरिता सिंह जी ने, कुत्ते भी जिसका खाते हैं उसके वफादार होते हैं। तुम अन्नदाताओं का खाकर उनको आतंकवादी बोलते हो, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। उनको आतंकवादी कह रहे हो, जिनका दिया हुआ खाते हो, जिनका पैदा हुआ अनाज खा के तुम बड़े हुए, जिनका पैदा हुआ अनाज खा के तुम्हारे बच्चे जिंदा हैं, जिनका पैदा हुआ अनाज खा के लॉकडाउन के दौरान इस देश के लोग, लाखों करोड़ों लोग जो भूखमरी की कगार पे पहुंच गए थे, उनका पेट भरने का काम इन्हीं अन्नदाताओं ने किया, जिसको आज मोदी सरकार आतंकवादी कहती है। शर्म आती है ऐसी सरकार पे। कानून के बारे में बात करो, कहते बहुत अच्छा कानून है, बहुत अच्छा कानून है। मैंने भाजपाइयों से पूछा, मैंने कहा मोदी जी, यह अच्छा कानून आपसे हिंदुस्तान के किस किसान संगठन ने बनाया, मांगा था, जरा मुझे बताओ। किस किसान ने आपसे कहा था कि मुझे भला कर दो इस काले कानून को बना के? और इस तीनों काले कानून को देश के करोड़ों किसानों के लिए नहीं, मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, जिसकी गुलाम ये सरकार है, उस अडानी और अंबानी के लिए लाया गया है। ये काला कानून किसानों के हित में नहीं लाया गया। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? अडानी को 2017 में 100 एकड़ जमीन जो फैक्ट्रियां लगाने के लिए मिली थी, 2017-18 में उसने खट्टर को एप्लीकेशन दिया, बोला खट्टर साहब हमारा लैंड यूज चेंज कर दीजिए, हमें यहां कोल्ड स्टोरेज बनाना है। खट्टर को पता नहीं था मामला क्या है। उसने मनीष जी 17-18 में अडानी की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। अब मीडिया वाले सुन के बड़े खुश होंगे कि बताओ अडानी की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, खट्टर ने रिजेक्ट कर दी। ये तो बड़ी बहादुरी का काम किया।
लेकिन अगली कहानी सुनो। 7 मई 2020 को खट्टर ने अपने मालिक अडानी से कहा, हुजूर मैं अभी जिंदा हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और 100 एकड़ जमीन का लैंड यूज 7 मई 2020 को चेंज कर दिया गया और कहा यहां पर आओ और कोल्ड स्टोरेज बनाओ। यह कब किया? 7 मई 2020 को, जब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को ऑफिस में जाने का अधिकार नहीं था, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को ऑफिस में जाने का अधिकार नहीं था, दिल्ली के कृषि मंत्री को ऑफिस जाने का अधिकार नहीं था, दिल्ली के हमारे सप्लाई मिनिस्टर को ऑफिस जाने का अधिकार नहीं था। जब दिल्ली में, पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, उस आपदा के दौरान, उस महामारी के दौरान खट्टर ने दफ्तर खुलवा के अडानी को कहा, आओ हुजूर मैं तुम्हारा गुलाम हूं, ये 100 एकड़ जमीन लेके जाओ। 7 मई 2020 छोटे गुलाम खट्टर ने 100 एकड़ जमीन दी अडानी को। अब बारी आई बड़े गुलाम की, और बड़े गुलाम का नाम क्या है? सीना ठोक के बोलना पड़ेगा, इस देश में 130 करोड़ लोगों की सरकार नहीं चल रही है, अडानी और अंबानी की गुलाम सरकार चल रही है। जिसको मोदी सरकार आप कहते हो, वो गुलाम सरकार है। तो बड़े गुलाम ने क्या किया? छोटे गुलाम ने तो 7 मई को 100 एकड़ जमीन दे दिया कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए। और बड़े गुलाम नरेंद्र मोदी ने कहा, अडानी जी संसद तो बंद है, देश में लॉकडाउन लगा है, महामारी फैली है, लोग मर रहे हैं, खाने के बिना मर रहे हैं, मैं ताली बजवा रहा हूं, थाली बजवा रहा हूं, 9 मिनट अंधेरे में रख रहा हूं, चिंता मत करो, पूरा देश अंधेरे में रहेगा। और 5 जून 2020 को चोरी चुपके पार्लियामेंट में चर्चा किए बगैर यह अध्यादेश के जरिए बिल पास किया गया और उसमें कहा गया, असीमित भंडारण हमारा मालिक अडानी कर सकता है। समझ में आ गई बात? मनीष जी, ये काला कानून किसके लिए बनाया गया है, ये समझ गए आप लोग? ये काला कानून किसान के हित में नहीं, और नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर प्रकाश जावड़ेकर तक जितने भी गुलाम मंत्री हैं, मैं चुनौती देता हूं इस मंच के माध्यम से, आप पूरे दिन बहस करो। ये कानून तुमने अडानी के लिए बनाया है, अपने मालिक के लिए बनाया है, और ये लड़ाई देश के लाल बनाम देश के दलाल है, मैं ये कहना चाहता हूं। और इसमें देश के लाल की जीत होगी, उस लाल की जिसको तुम आतंकवादी कह रहे हो। तुम शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को आतंकवादी कहते हो, बेईमानो, शर्म नहीं आती? तुम शहीद उधम सिंह के वंशजों को आतंकवादी कहते हो, खालिस्तानी कहते हो? तुम शहीद करतार सिंह सरापा के वंशजों को आतंकवादी कहते हो? तुम लाला लाजपत राय के वंशजों को आतंकवादी कहते हो? तुम जलियांवाला बाग में कांड में अपनी शहादत देने वाले हजारों हजार हमारे सिख भाइयों के वंशजों को आतंकवादी कह के देश के आजादी के आंदोलन को अपमानित करने का काम किया है। तुम लोग देशद्रोही हो, देश के साथ गद्दारी करने वाले लोग हो, और वो अन्नदाता हमारे देशभक्त हैं जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आपने कहानी पढ़ी होगी, खबरें पढ़ी होंगी, आपने पढ़ के आंख में आंसू आ गया। पिता सिंगू बॉर्डर पे आंदोलन में बैठे हुए थे, बेटा सीमा पर शहीद हो गया। सुखबीर सिंह, बेटा सीमा पर भारत माता की रक्षा के लिए शहीद हो रहा है, और पिता धरती माता की रक्षा के लिए आंदोलन कर रहा है। और ऐसे लोगों को आतंकवादी कहने वाले लोग कौन है, ये हमको और आपको तय करना होगा। ये देश के
गद्दार लोग हैं, ये अडानी और अंबानी के गुलाम लोग हैं जो अन्नदाताओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और ऐसे समय में साथियों और दोस्तों, पूरे देश के अंदर यह हो रहा है। अडानी ने मोगा के अंदर में भी अपना कोल्ड स्टोरेज बना लिया। पूरे देश में अडानी और अंबानी के कोल्ड स्टोरेज बन रहे हैं और आपको समझाया जा रहा है किसान के हित में बिल है, किसान के हित में बिल है। मई के महीने में, जून के महीने में हमको आपकी चिंता थी कि पड़ोसी की जान कैसे बचेगी। हमको आपको चिंता थी कि हमारे मोहल्ले में कोई भूखा तो नहीं है। मोदी जी को चिंता थी आपदा में अवसर तलाशो, हमारे 2 मालिकों का पेट हम कैसे भरेंगे। आप गरीबों का पेट भर रहे थे, मोदी जी अपने मालिक का पेट भर रहे थे, अडानी का, अंबानी का पेट भर रहे थे। और इस 3 बिल के अंदर कहीं पर भी एमएसपी की गारंटी नाम का शब्द नहीं लिखा हुआ है। मैंने कहा भाजपाइयों, इसमें एमएसपी की गारंटी कहां है? तो कहने लगे संजय जी, अरे आपने सुना नहीं मोदी जी ने कितना बढ़िया भाषण दिया पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री ने कह दिया एमएसपी मिल जाएगी, एमएसपी मिल जाएगी। आप क्यों नहीं मानते? प्रधानमंत्री की बात पे आपको भरोसा नहीं है? तो मैं आज जितने चंद लोग बैठे हैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आप लोग कह दोगे मैं भी प्रधानमंत्री जी की बात मान लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था 2 करोड़ रोजगार देंगे, मिल गया क्या? जोर से बोलिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था हर खाते में 15 लाख आएगा, आ गया क्या? प्रधानमंत्री जी ने कहा था जीएसटी से दूसरी आजादी मिल जाएगी, मिल गई क्या? प्रधानमंत्री जी ने कहा था नोटबंदी से तकदीर बदल जाएगी, बदल गई क्या? प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सिट अप इंडिया, सिट डाउन इंडिया, जो मन में आया बोला। सब हो गया क्या? हुआ क्या? तो प्रधानमंत्री जी अगर कह रहे हैं कि एमएसपी मिल जाएगी तो मिल जाएगी क्या? बाद में क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जोर से बोलिए। जुमला था, जुमला था। तो किसान भाइयों को क्यों भरोसा नहीं? क्योंकि उनको कहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, यानी C2+50%, यानी फसल का जो लागत मूल्य है उसके ऊपर 50% मुनाफा तुमको देंगे। कब कहा था? 2014 में। किसानों को कहा था तुम्हारी आय 2 गुना कर देंगे। कब कहा था? 2014 में। 6 साल में फसल का 1.5 गुना दाम नहीं दिया, आय 2 गुना की नहीं, तो क्या किसान को मानना चाहिए कि एमएसपी मिल जाएगी? मानना चाहिए क्या? अच्छा, मान लो मेरा एमएसपी से कम पे अनाज खरीदा गया। मैं भी किसान हूं, मेरे पिताजी कृषि करते हैं, और मैं कोर्ट में गया। मैंने कहा जज साहब, हमको फसल का दाम नहीं मिला, हमें फसल का दाम दिलाइए, एमएसपी दिलाइए। जज साहब कहेंगे भाई कानून लाओ, पेशकार महोदय। वकील साहब भी बहस करेंगे हमारे, उस कानून में पढ़ेंगे तो एमएसपी नाम का कहीं जिक्र नहीं। तो जज साहब कहेंगे भाई इसमें एमएसपी तो लिखा नहीं। तो मैं उनसे कहूंगा जज साहब, आपने मोदी जी का भाषण नहीं सुना? उन्होंने कहा था एमएसपी देंगे, जरूर देंगे, बार बार देंगे, सही सही देंगे। तो जज साहब हमारी एप्लीकेशन पकड़ेंगे, उसको कूड़ेदान में डाल देंगे। वो कहेंगे कानून से एमएसपी मिलती है, भाषण देने से एमएसपी नहीं मिलती। क्लियर हो गई बात? दूसरी बात क्या कह रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट खेती करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट खेती। अब एक कॉन्ट्रैक्ट खेती क्या है? अडानी के साथ, अंबानी के साथ, टाटा के साथ, बिरला के साथ, बड़े बड़े पूंजीपति के साथ किसान कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अपने खेत का अनुबंध करेगा। वो अपने हिसाब से फसल पैदा करेंगे, बीज का इस्तेमाल करेंगे, खाद का इस्तेमाल करेंगे, और अगर फसल बर्बाद हो गई तो किसान न्यायालय नहीं जा सकता, इस कानून में लिखा है। वो कहां जाएगा?
एसडीएम के दफ्तर में जाएगा, डीएम के दफ्तर में जाएगा, तो डीएम और एसडीएम अडानी की सुनेगा, अंबानी की सुनेगा कि आम किसान की सुनेगा? ये आप तय कर लो। ये कॉन्ट्रैक्ट खेती का कानून किसान को उसके ही खेत में गुलाम बनाने की कार्रवाई है, इसलिए इसका विरोध किसान कर रहे हैं। ये दूसरी बात समझ में आ गई। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात हमारी खास तौर से माताएं बहनें जरूर समझ लीजिए आप। असीमित भंडारण का कानून ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है। ये जो कानून है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, नौजवानों, किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, सबको इसका विरोध करना पड़ेगा। यह सिर्फ किसान के खिलाफ नहीं है, यह 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के खिलाफ है। आज असीमित भंडारण की छूट दे दी गई। इसका मतलब अगर सामान्य किसान कोई पैदावार करता है, नितिन त्यागी कुछ खेत में पैदा करते हैं, तो वो तो जाएंगे मंडी में अपना सामान बेच के पैसा लेने की कोशिश करेंगे कि जो एमएसपी है हमको मिल जाए। लेकिन असीमित भंडारण करेगा कौन? जिसको कोल्ड स्टोरेज के लिए 100 एकड़ जमीन दिया है खट्टर ने। क्या नाम है उसका? जोर से बोलिए। अंबानी और अडानी। असीमित भंडारण वो करेगा जिसके पास बड़ा बड़ा कोल्ड स्टोरेज होगा, और बड़ा बड़ा कोल्ड स्टोरेज गरीब किसान के पास नहीं है, वो है अडानी के पास, अंबानी के पास। इसका मतलब सस्ते में किसान से गेहूं, सस्ते में किसान से चावल, सस्ते में किसान से दाल, सस्ते में किसान से मक्का, सस्ते में किसान से फल, सस्ते में किसान से सब्जियां खरीदी जाएंगी, उसको बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा, और जब बाजार में उसकी कमी हो जाएगी तो माताओं और बहनों महंगे दामों पर उसको बेचा जाएगा। तो देश में महंगाई बढ़ाने का कानून मोदी जी ने पास कर दिया है। आज जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई को लीगलाइज करने का, वैधता प्रदान करने का कानून मोदी सरकार ने पास किया है। इसका पूरे देश में विरोध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यह है 3 काला कानून। और ऐसे बहुत सारे प्रावधान है, गिनाने लगूंगा तो कई घंटों लग जाएंगे। ऐसे बहुत सारे प्रावधान इस कानून में हैं जो किसानों के खिलाफ है, और उनको समझाया जा रहा है बहुत अच्छा बिल है, बहुत अच्छा बिल है। अरे भैया, वो बैल को बंधिया बांध के खेत जोतते हैं, उनको मत सिखाओ तुम। वो बैल को ठीक कर देते हैं, तुम जैसे बैलों को तो बिल्कुल ठीक कर देंगे। अड़ियल बिगड़ैल बैल जो होते हैं उसको किसान ठीक कर देते हैं। ये सत्ता में जो बैल बैठे हैं इनको तो बिल्कुल वो ठीक कर देंगे। इनको लगाम लगाना उनको आता है, इसलिए उनको मत सिखाओ कि उनके लिए बड़ा अच्छा बिल है। उनको मालूम है इस बिल में क्या क्या उनके खिलाफ है। इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो साहसिक फैसला लिया है, आज उसकी सराहना सिर्फ पंजाब और हरियाणा में नहीं, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, केरला हो, पूरे हिंदुस्तान का किसान कह रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल को, स्टेडियम को जेल नहीं बनने देकर एक हिम्मत का फैसला किया है, बहादुरी का फैसला किया है, और मोदी सरकार को जवाब देने का काम किया है। और जिस दिन से केजरीवाल जी ने स्टेडियम को जेल देने से, बनाने से मना कर दिया, पूरी की पूरी मोदी सरकार केजरीवाल के पीछे पड़ी है। सिंघू बॉर्डर पे किसान का हालचाल पूछने चले गए। अरे तुम तो लाठियों से पिटवाते हो, हम उनके घाव पे मरहम लगाने चले गए। लौट के आने पे घर में नजरबंद करा लिया, हाउस अरेस्ट करा लिया। 8 तारीख को भारत बंद में केजरीवाल निकल ना जाए, इसलिए उनको हाउस अरेस्ट करा लिया। तुम एक नहीं 1000 बार हाउस अरेस्ट कराओ और नजरबंद कराओ मोदी जी,
ये आंदोलन के कोख से निकली हुई आम आदमी पार्टी है और इसके कार्यकर्ता तुम्हारे जेल और लाठी से डरते नहीं। और कांग्रेसियों ने क्या किया? कैप्टन अमरिंदर सिंह ये ड्राफ्ट बनवाने में मोदी सरकार से मिले हुए थे। 1 साल से ये ड्राफ्ट चर्चा हो रहा था केंद्र सरकार के साथ, इस कानून के बारे में बातचीत हो रही थी केंद्र सरकार के साथ। और उस हाई पावर कमेटी में कौन शामिल था? पंजाब का मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर शामिल था। उसने 1 साल तक देश के किसानों को नहीं बताया, पंजाब के किसानों को नहीं बताया कि यह काला कानून उनके खिलाफ है, उनके पेट पर लात मारने की कार्रवाई है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। और अमित शाह जब बुलाते हैं, कहते हैं घुटने के बल खड़े हो जाओ राजा साहब, तो राजा साहब घुटने के बल खड़े हो जाते हैं। यह पंजाब की हकीकत। इसलिए कैप्टन अमरिंदर भी इस बिल के विरोध में नहीं बोल सकते। तो कांग्रेस और भाजपा दोनों भाई मिलकर इसकी मलाई खाना चाहते हैं। आज अडानी के हाथों में पंजाब की बिजली को बेचकर कैप्टन अमरिंदर ने भी साबित किया वो मोदी जी के भक्त हैं, भाई हैं, उनके इशारे पे काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं। वो पंजाब के किसानों के हित में नहीं, देश के किसानों के हित में नहीं, मोदी सरकार और अमित शाह के कहने पर काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, एक ईमानदार नेतृत्व, एक सच्चा नेतृत्व, एक जुझारू, एक संघर्षशील नेता हमें मिला है, जो खुलेआम कहता है सड़क से लेकर संसद तक किसान की लड़ाई में हमारा एक एक कार्यकर्ता लाठी खाने से लेकर जेल जाने तक तैयार है। उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। इसलिए हम आप मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। रुकने, डरने और झुकने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते रहने की जरूरत है। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इन बेईमानों के हाथों ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में राधा का तन बिक रहा है। यारो बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। पूरे देश का सौदा कर रखा है। चंद पूंजीपतियों को 10.5 लाख करोड़ का कर्जा दिया है, 10.5 लाख करोड़। मैं अगर लिखूं, कह दूं कि 10.5 लाख करोड़ लिख दो तो जीरो लगाते लगाते आप थक जाओगे। लाखों करोड़ का टैक्स माफ करते हैं उनका हर साल। उनके लिए कोई नियम, कोई कानून नहीं। आप छोटी सी कोई मांग लेके जाओ तो आपको बार बार हताश किया जाता है, अपमानित किया जाता है, देशद्रोही कहा जाता है। और तुमसे हमें देशद्रोही और देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। मैं तो पूछता हूं भाजपाइयों से, अरे 10 नाम तो बता दो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हुए लोगों के, जिन्होंने देश के आजादी के आंदोलन में अपनी कुर्बानी दी हो। 10 नाम बता दो, हम जान जाएंगे तुम देशभक्त हो। जो लोग अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ समझौता करते हैं, जो लोग 52 साल तक नागपुर के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराते, जो लोग कारगिल शहीदों के ताबूत में घोटाला करने का काम करते हैं, जो मोदी जी बगैर बुलाए नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने चले जाते हैं, जो मोदी सरकार आईएसआई को भारत में बुला के भारत माता को अपमानित करने का काम करती है, उस भाजपा और मोदी सरकार से किसी को भी इस देश में देशभक्ति का प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। और इसलिए साथियों और दोस्तों, हम लोग आंदोलन के कोख से निकले हुए लोग हैं। सरकार में रहें, विधायक रहें, सांसद रहें, मंत्री रहें ना रहें, एक हिंदुस्तानी के नाते, कार्यकर्ता के नाते, आम आदमी का सिपाही होने के नाते, अरविंद केजरीवाल का साथी होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है किसान आंदोलन में मजबूती से हम किसानों का साथ देंगे। और उसके लिए जो भी हमें झेलना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसको झेलने बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। झेल भी रहे उत्तर प्रदेश में,
केजरीवाल जी ने, मनीष जी ने भेज दिया एक साकाल से लड़ने के लिए वहां। चौदह मुकदमे कर दिया साकाल ने, देशद्रोह भी लगा दिया जिसका आदिल जिक्र कर रहे थे। तो मैंने साकाल से कह दिया, साकाल 14 नहीं 1400 मुकदमे लिख लेना मेरे खिलाफ, लेकिन तुम्हारे खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। तो आप सबको फिर से सर झुका के हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पार्लियामेंट में जब ये बवाल चल रहा था, हमारे सुशील गुप्ता जी, एनडी गुप्ता जी भी वहां मौजूद थे। सारे दृश्य को इन्होंने देखा कि किस तरीके से वहां अल्पमत में होने के बावजूद ये काला कानून पास किया गया। बड़ी पीड़ा हुई इस बात की हम लोगों को कि हम सब कुछ करने के बावजूद ये बिल नहीं रोक पाए, लेकिन आपके दम पे, देश के किसानों के दम पे ये काला कानून वापस होगा, ये विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब, इंकलाब, आम आदमी, आम आदमी, जय जवान, जय जवान। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। अडानी के गुलामों होश में आओ, अंबानी के गुलामों होश में आओ, काला कानून वापस लो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई। अब मैं निवेदन करूंगा राज्यसभा के सांसद आदरणीय सुशील गुप्ता जी से कि वो हम सबके बीच अपनी बात रखें। जोरदार तालियों से स्वागत करिए सुशील गुप्ता जी का। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और इस देश के सबसे इंटेलेक्चुअल शिक्षा मंत्री और संगठन के अंदर जान फूंकने वाले हमारे केंद्रीय मंत्री गोपाल राय जी, हमारे केंद्रीय मंत्री सत्येंद्र जैन जी, जिनके माहौल सांसद, सभी विधायक, मंच पर और मंच के सामने बैठे हुए सभी को मेरा प्रणाम। इस देश के अंदर अध्यादेश तब लाया जाता है कि देश के अंदर बहुत कुछ खराबी हो जाएगी, संसद चल नहीं रही और कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से लाया जाए, अन्यथा बड़ी भारी गड़बड़ी हो जाएगी। देश के अंदर कोविड पूरी दुनिया के अंदर चल रहा था। कोविड के अंदर अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी। अडानी और अंबानी जैसे घरानों ने जब ये देखा कि इस देश की अर्थव्यवस्था को सिर्फ कृषि ने बचाया है, उस समय केंद्र सरकार से बात करके उस कोविड के बीच के अंदर केंद्र सरकार यह अध्यादेश लेकर आई ताकि किसान सड़क पे ना आ सके। आम आदमी पार्टी ने जिस दिन यह अध्यादेश आया उस दिन दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तो किसी किसान ने इस कानून को माना, ना ही इसकी डिमांड की। आप इस जल्दबाजी के अंदर अध्यादेश क्यों लेकर आए? केंद्र सरकार ने किसी भी किसान संगठन से बात नहीं की और जल्दबाजी के अंदर उन अध्यादेशों को कानून की शेप देने के लिए संसद में बिल लेकर आई। जून के महीने लोकसभा के अंदर विरोध हुआ, परंतु गिनती के अंदर संख्या विपक्ष की कम थी। राज्यसभा के अंदर पुरजोर विरोध हुआ। के ऊपर पहली बार संसद के इतिहास के अंदर इस कानून को अलोकतांत्रिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से पास कराया। सांसदों ने उसके ऊपर वोट की डिमांड की। कानून यह है कि हिंदुस्तान के अंदर यदि कोई कानून बनता है, एक भी सांसद वोट की डिमांड करता है तो उस पर वोटिंग होनी बहुत जरूरी है। सांसदों ने डिमांड की,
बहुत जोर विश्वास का मोशन प्रस्ताव पेश किया तो उस प्रस्ताव पे भी वोटिंग नहीं कराई, दूसरा असंवैधानिक कार्य किया और उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ना केवल प्रस्ताव को खारिज किया, अब तो संजय सिंह समेत और कई अन्य सांसदों को सस्पेंड किया। संसद के इतिहास में पहली बार इस कानून के विरुद्ध, इस लोकतंत्र की हत्या के विरुद्ध पूरी रात संसद के अंदर धरने पर बैठा गया। अगले दिन सुबह राष्ट्रपति जी से गुहार की गई कि यह लोकतांत्रिक तरीके से कानून पास हुआ है, आप इसके ऊपर हस्ताक्षर ना करें। परंतु राष्ट्रपति जी ने भी न जाने किस दबाव के अंदर जल्दबाजी में इस कानून पर हस्ताक्षर किए। देश की जनता और देश के किसानों के पास सड़क पे आने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर जब सारे राजनीतिक दलों से कह रही थी कि संसद में ड्रामा मत करना, इनकी राज्यसभा में गिनती पूरी नहीं है, इनके खिलाफ वोट करना, मुझे दुख होता हुए कहते हुए, परंतु जब किसान की बात नहीं सुनी गई तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेके बिहार, उड़ीसा, गुजरात तक देश के कोने कोने के अंदर आम आदमी पार्टी के सिपाहियों ने किसानों के साथ इस लड़ाई को कंधे से कंधा मिला के लड़ा। और आज जब किसान उठकर दिल्ली के अंदर आए तो देश के अंदर इकलौते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी थे जिन्होंने कहा कि इस देश का अन्नदाता है, दिल्ली के अंदर इनका स्वागत है, दिल्ली के अंदर इनको आने दीजिए, दिल्ली से आने के लिए रोकना इनको ठीक नहीं। हिंदुस्तान का संविधान इजाजत देता है कि शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी अपनी बात कह सकता है। हरियाणा का मुख्यमंत्री अहंकार के अंदर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मैं पंजाब से हरियाणा के अंदर एंट्री नहीं होने दूंगा और हरियाणा से दिल्ली के अंदर नहीं जाने दूंगा। उसके अहंकार को इस देश के अन्नदाता ने तोड़ा, रोक नहीं पाया। आतंकवादियों जैसा व्यवहार हरियाणा के मुख्यमंत्री ने देश के अन्नदाता के साथ किया। वाटर कैनन उसके ऊपर चलाए, लाठी चार्ज उसके ऊपर कराया, कंटीले तार लगाए, सड़क खोदी जैसे किसी पड़ोसी मुल्क के आतंकवादी दिल्ली के ऊपर चढ़ाई करने आ रहे हों। केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस के माध्यम से निवेदन किया अरविंद केजरीवाल को कि जब ये दिल्ली के अंदर घुस ही रहे हैं तो हमें जेल बनाने के लिए आप दिल्ली के 9 स्टेडियम दो। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा नहीं, ये देश के अन्नदाता है, इनको जेल बनाने के लिए मैं स्टेडियम नहीं दे सकता। ये जंतर मंत्र पे आना चाहते हैं आने दो, ये रामलीला मैदान के अंदर आना चाहते हैं आने दो। परंतु दिल्ली पुलिस इनको बुराड़ी ले गई, बुराड़ी। देश के अन्नदाता ने पहचाना कि कच्ची जेल के अंदर हमें डाल देना चाहते हैं, एक कोने पर ले जाके बाहिन तक पूछ नहीं करेंगे। वो बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं, खुला आसमान, सर्द रातें, ठंडी जमीन, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं किस तरीके से अपने अस्तित्व को बचाने के लिए आज दिल्ली के बॉर्डर पे लगातार 15-15, 20-20 किलोमीटर लंबी लाइनों के अंदर वहां पर बैठे हुए हैं। ये बहुत ताज्जुब की बात है। हमारी सबकी ड्यूटी लगी अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा कि हम सेवादार बनकर वहां पर जाएं और देश के अन्नदाता को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। आज ये जो उपवास है, अरविंद केजरीवाल जी अपने घर के अंदर उपवास पे बैठे हैं और उन्हीं के निर्देश पे
आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हिंदुस्तान के एक एक जिले के हेडक्वार्टर के ऊपर बैठा हुआ है, अनशन के ऊपर, भूख हड़ताल के ऊपर, उपवास के ऊपर, कि हम किसान के साथ हैं, थे और हमेशा रहेंगे। मैं टेलीविजन के जो चैनल हैं, इनके माध्यम से केंद्र सरकार को बता देना चाहता हूं, ये देश के अन्नदाता के साथ आज का बर्ताव केवल हिंदुस्तान नहीं, सारी दुनिया देख रही है। और सारी दुनिया वहां पे जहां मोदी के नारे लगाती थी, अब मोदी हाय हाय के नारे लगाने लगी है और किसानों के साथ चलने लगी है। इस देश के अंदर किसान का कांग्रेस और बीजेपी की सरकार ने लगातार 73 साल तक जो शोषण किया है, वो देश की जनता के सामने है। ऑस्ट्रेलिया का किसान, अमेरिका का किसान, यूरोप का किसान हेलीकॉप्टर से अपने खेत के अंदर छिड़काव करने के लिए जाता है, परंतु मेरे देश के किसान जब सुबह 4 बजे उसका पानी का नंबर आता है तो उसके पैर में पहनने के लिए बढ़िया जूती नहीं होती। हेलीकॉप्टर और कार का सपना तो बहुत दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिलों के अंदर मिलती थी। ये कानून बना के केंद्र सरकार ने सोच लिया कि हिंदुस्तान के किसान को किसान नहीं, मोदी और अंबानी, अडानी और अंबानी का मजदूर बनाने की सोच ली है, क्योंकि वहां पे चावल 1100 और 1200 रुपए बिकता है। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के अंदर चावल 1800 रुपए बिकता है। आप ये फर्क को महसूस कीजिए। क्यों? क्योंकि यहां पे मंडी सिस्टम है और इस नए कानून में ये मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आज देश के अंदर और ये उसको खत्म करने के लिए कानून आया है ताकि अडानी और अंबानी की प्राइवेट मंडियां इन किसानों की इस मंडियों का हक छीनकर इस एमएसपी को दरकिनारे खत्म कर दें और प्रिवेंशन ऑफ फूड कंट्रोल एक्ट को खत्म करके प्राइवेट हाथों में भंडारण देके इन्होंने किसान की न्यायिक अधिकार को भी छीन लिया। तो इसलिए तीनों कानून किसान विरोधी कानून है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर पूरे देश के अंदर किसानों के साथ खड़ी है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यह आंदोलन लंबा चलेगा। केंद्र सरकार पूरे अहंकार के अंदर है। एक तरफ किसानों को बात के लिए बुलाती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख देती है, और दूसरी तरफ मोदी साहब मन की बात में कहते हैं कि कानून अच्छे हैं। ये कानून लंबा चलेगा। हम सबको मिलकर इन किसानों की सेवा करनी है। आज हम इस बात का प्रण लेकर जाए, जहां हम उपवास में रहेंगे वहीं इनकी सेवा में रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करिए एनडी गुप्ता जी का। भारत माता की इंकलाब। आदरणीय व सर्वश्रेष्ठ उप मुख्यमंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री व बहुत ही सफल दिल्ली के वित्त मंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष व दिल्ली के मंत्री श्री गोपाल राय जी, दिल्ली से मंत्री से हेल्थ के, जो कि आज पूरे इंडिया में, जिनका नाम है सत्येंद्र जैन जी, जो कि कोविड में आज सभी जगह कहा जाता है अगर किसी तरह सफलतापूर्वक कोविड को कंट्रोल किया है तो क्रेडिट जाता है हमारे मुख्यमंत्री और श्री सत्येंद्र जैन जी को। पार्षद हैं 85 रुपए के, और बॉम्बे और दूसरे अन्य शहरों में तो 90 रुपए पार कर गया है। तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण क्या रहा? आपने देखा होगा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा एक टैक्स और एक देश होगा, जीएसटी ले आए, लेकिन आपने देखा जीएसटी ला के भी पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी लगा, किसानों का डीजल के रेट बढ़ गए, और आज वो किस काम में ले रहे हैं? प्रधानमंत्री जी को चाहिए 8000 करोड़ का हवाई जहाज। जिस जहाज में हम बैठते हैं वो नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी बड़ी आलीशान चाहिए।
इसके अलावा अगर पूरे हिंदुस्तान में आप नजर घुमाएं, जो बीजेपी के ऑफिस बने हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट में बने हैं, प्रदेश में बने हैं, आलीशान 5 स्टार होटल बने, कोई पूछे रुपया कहाँ से आया, हम लोगों की जेब से आया है रुपया सारा। तो इस प्रकार से ये तो ऐशो आराम में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं और किसानों को सड़क पे ला दिया अंदाता। तो इस प्रकार का प्रोटेस्ट के बीच में क्यों किया इन्होंने? आपको एक और घटना उसी दिन की 1 बजे संसद उठने का समय हो जाता है, तो अचानक जो संसद का उठने का हो जाए, अगर टाइम बढ़ाना है तो वहां पे सहमति ली जाती है कह के, बगैर पूछे कह दिया। और उसके बाद क्या हुआ आपने देखा, ये बिल पास हो गए। और उसी अंधेरे में जो, जबकि सिस्टम ये है पार्लियामेंट का, मैं भी पार्लियामेंट में पिछले 3 साल से हूं वहां पे, ये सिस्टम जब कोई बिल आता है और अध्यादेश